लास्ट लेक्चर के अंदर बंदोली पूरा हो गया था हमारा, सारे नेक्स्ट कवर हो गए। लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक। अभी डायनामिक्स कंप्लीट बेटा, ये बात है डायनामिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है और स्टैटिक्स कंप्लीट हो गया है। अब बचा है नॉन आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी। इसमें स्पेसिफिकली आती है सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। तो हेडिंग डालो नॉन आइडियल फ्लूइड्स, नॉन आइडियल फ्लूइड्स प्रॉपर्टी। मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर, हाँ बेटा मॉड्यूल का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज डन, स्टैटिक्स डायनामिक्स वाला पार्ट का। अब मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर रहेगा आपका सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो आप अभी उसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, सारे डिस्प्यूट उसके हैं। तो मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर है सरफेस टेंशन रहेगा आपका, ठीक है। नॉन आइडियल फ्लूइड्स, नॉन आइडियल फ्लूइड्स प्रॉपर्टी, नॉन आइडियल फ्लूइड या लिक्विड, नॉन आइडियल लिक्विड भी लिखा तो भी चलेगा, लिक्विड की प्रॉपर्टी, नॉन आइडियल फ्लूइड्स प्रॉपर्टी। उसमें पहली प्रॉपर्टी मतलब अब तक आप जो पढ़ रहे थे वो आइडियल फ्लूइड्स पढ़ रहे थे और आइडियल फ्लूइड्स पे आपका डिस्कशन चल रहा था। अब जो आप पढ़ रहे हो वो नॉन आइडियल फ्लूइड्स की जो दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्ली नॉन एज द विस्कोसिटी एंड द सरफेस। आइडियल फ्लूइड में हमने देखा भी था कि क्या होते हैं नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब क्या हो रहा है जहाँ पे विस्कोसिटी ना हो। अब आइडियल इसलिए हमने बोला ना कि कौन से नॉन आइडियल है, मतलब यहाँ विस्कोसिटी भी होगी, एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है सरफेस टेंशन वो भी होगा। तो हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, विद रिस्पेक्ट टू द सीईटी एग्जामिनेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू द जी। मतलब अब तक आपने जो पढ़ा है वो अपने आप में एक चैप्टर का कंटेंट है, ये दूसरा चैप्टर का कंटेंट है जिसमें से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सरफेस टेंशन मतलब एक क्वेश्चन उधर से आया तो एक क्वेश्चन इधर से भी आया, उधर से आया ना आया वो भरोसा नहीं, लेकिन इधर से 100% आएगा। सरफेस टेंशन डालना है, सरफेस टेंशन। अब क्या होता है सरफेस टेंशन का मतलब, इसको हम समझते हैं। देखिए आपने एक चीज देखा होगा कि कोई भी ड्रॉप है उसका शेप स्फेरिकल होता है ना। ऐसा क्यों स्फेरिकल ही होता है, क्यों होता है उसका स्फेरिकल शेप? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज द सरफेस टेंशन। आप एक और चीज देखो, वाटर को सरफेस पे डालो, वाटर स्प्रेड आउट होगा, फिर उसको ध्यान से देखो, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो श्रिंक होता हुआ दिखेगा, धीरे 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 बाजू में आ रहा है। मतलब वो अपना सरफेस एरिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है? मिनिमाइज। क्लियर हो रहा है? जो वो अपना सरफेस एरिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, मिनिमाइज। तो एक चीज समझ में आया कि सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी हो। पॉपुलर की सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड। ये आपको एयर में गैस पे सरफेस टेंशन मिलने वाला नहीं है। किसमें मिलेगा? लिक्विड के अंदर मिलेगा। लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो अपना सरफेस एरिया क्या करती है, मिनिमाइज करती है। क्या करती है? मिनिमाइज। तो लिखो इसके अंदर सरफेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, it is the property of liquid, it is the property of liquid which try to minimize its surface area, which try to minimize its surface area and its liquid surface behave like a elastic membrane, and its liquid surface behave like a elastic membrane, and its liquid surface behave like a elastic membrane। मतलब जैसे बलून देखा है हम लोगों ने, बलून अगर आप ध्यान से देखो तो क्या करता है, उसकी बलून की जो आउटर लेयर है, जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है कि बलून के शेप को जितना कम कर सके उतना कम करने की कोशिश करती है। दैट्स व्हाई बलून का शेप जो स्फेरिकल होता है, क्योंकि मैथ के अकॉर्डिंग मिनिमम सरफेस एरिया कौन सा होता है? स्फीयर। वैसे ही लिक्विड की ड्रॉप भी जो है या लिक्विड भी जो है उसकी जो आउटर लेयर होगा, लिक्विड का जो सरफेस होगा
वो भी उसकी स्ट्रेच प्लास्टिक मेम्ब्रेन की तरह ही बिहेव करता है, वो भी कोशिश करता है कि वो अपने शेप को जितना मिनिमाइज कर सके उतना मिनिमाइज कर सके। इसलिए जब ड्रॉप होती है, नो डाउट वेट की वजह से थोड़ा सा शेप चेंज हो जाता है, और अगर हम वेट के फैक्टर को नेग्लेक्ट करें तो उस केस में आप देखोगे कि ड्रॉप का शेप हमेशा स्फेरिकल है। वो हमेशा कोशिश कर रहा है कि अपना सरफेस एरिया जितना कम कर सके उतना मिनिमाइज करे। क्यों होता है, कैसे होता है, वो अभी समझेंगे। लेकिन सरफेस एरिया मिनिमम मैथ के अकॉर्डिंग कौन सा होता है, मैथमेटिक्स स्फेरिकल, इसलिए ड्रॉप का शेप स्फेरिकल होता है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिससे आप अपने शेप को क्या कर रहे हो, लिक्विड अपने शेप को क्या कर रहा है, मिनिमाइज। जितना आप वाटर को सरफेस पर डालोगे जितना वो फैलेगा उतना ही वो कोशिश करेगा कि अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करे, वो कम एरिया में स्प्रेड आउट। क्लियर है? इसीलिए भी आप वेटेज में जाओगे या स्विमिंग पूल में जाओगे तो आप क्या करते हो, पानी में अपने बालों को डाला तो जब स्टाइल मारते हो, तो उसमें आप एक चीज देखते हो कि जब हमारे बाल पानी में होते हैं, जब गीले बाल होते हैं तो वो चिपक जाते हैं। सरफेस पर बाल क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। उसका रीजन क्या है, सरफेस। क्या रीजन है उसका, सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि वाटर वाटर के अंदर भी क्या हो रहा है, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे मैंने बोला वाटर अपने सरफेस एरिया को क्या करने की कोशिश करेगा, मिनिमाइज। ऐसे देखा जाए तो हमारे बालों ने एरिया ज्यादा कवर किया हुआ है, और जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज कर देंगे, कम कर देंगे। ये सोलो, तो ये हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। क्या कॉज है, क्या रीजन है, वो भी हम देखने वाले हैं। डेफिनेशन लिख दिया हम लोगों ने। एक छोटा सा चीज बिफोर कमिंग टू द सरफेस टेंशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम सब लोगों को पता है क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसमें दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होते हैं कौन से, कोहेसिव फोर्स, और दूसरा फोर्स कौन सा है, एडहेसिव फोर्स। दूसरे कौन से हैं, एडहेसिव फोर्स। ये मतलब इसमें थोड़ा यही था, कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल, सेम टाइप। ये याद रखेंगे। आई थिंक आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सेम टाइप मॉलिक्यूल। अच्छा, ओके। जैसे एग्जांपल, वाटर वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, एयर एयर के मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। दूसरा होता है एडहेसिव। आपने फेविकॉल देखा है, उसमें क्या लिखा हुआ रहता है पीछे, फोर्स ऑफ एडेशन। फेविकॉल का काम भी क्या है कि भाई दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या कर रहा है, वो अट्रैक्शन ला रहा है। जैसे वाटर और एयर के बीच में अट्रैक्शन, वाटर और सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन, तो दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ एक और चीज है जिसको बोलेंगे चश्मा। चश्मा है ना तेरे, इसमें ऐसे करके देख दी तो क्या है, नहीं दिखाया इस बच्चे को कहाँ बैठा देंगे। चलिए, एक और चीज है जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर रेंज। रेंज का मतलब क्या होगा बताओ। रेंज का मतलब जैसे ब्लूटूथ की रेंज होती है, वाईफाई की रेंज होती है, क्या मतलब होता है उसमें कि भाई इसके ये मैक्स डिस्टेंस है, तब तक कोई और फोन या लैपटॉप आए तो वो कनेक्ट होगा वाईफाई से या ब्लूटूथ से, उसके बाद आ तो कनेक्ट होने वाला नहीं है। तो वैसे ही हर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन की भी रेंज है, तो ये मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आया तो वो अट्रैक्ट होगा, अगर उससे बाहर है तो वो अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। तो इसका रेंज का मतलब क्या है, दैट इज मैक्स डिस्टेंस up to which any molecule can be attracted
to which intermolecular forces are effective. ठीक है, ये थोड़ा अच्छी इंग्लिश में लिख देते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर में दोनों आ गए, कोहेसिव और एडहेसिव। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इफेक्टिव। ठीक है, एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बोलते हैं इसको, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? देखिए, मतलब आप क्या कर दो, वो जो मॉलिक्यूल है उसको तो बना दो सेंटर और रेंज को बना दो रेडियस। क्या बना दो? रेंज को रेडियस। जैसे अभी मान लो हमने ये तो निकाल दिया, मान लो ये मॉलिक्यूल है, इसका रेंज हमने निकाल दी, तो 2 मीटर में जो भी मॉलिक्यूल आएगा उसको ये क्या करेगा? ट्रैक कर सकते हैं। क्लियर? तो हम अभी इसका डिस्टेंस पता चल गई। अब 2 मीटर के एक ही डायरेक्शन में थोड़ा हो, 2 मीटर मतलब सारे डायरेक्शन में। तो इसको सेंटर बना दो, उस 2 मीटर को क्या बना दो? रेडियस। उससे क्या बन जाएगा? आपका स्फीयर बन जाएगा। मतलब वो एक बोरा बन गया इसका भाई। इस बोरा में जो आएगा उसको मैं अट्रैक्ट करूंगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे उस स्फीयर के बाद जो भी है वो इससे अट्रैक्ट होने वाला नहीं। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज को क्या बना दो? में मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे क्या रहेंगे? इफेक्टिव रहने वाले। मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आई होप ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ये चलिए अभी थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे सरफेस टेंशन को समझा देता हूँ मैं, फिर हम डायरेक्टली मैथमेटिकल काम करेंगे। पूरा वो सॉल्व करना है ना? फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर मॉड्यूल का एडवांस जितने भी क्वेश्चंस हैं, एडवांस के हो, मेंस के हो, पीवाई के हो, डीपीपी हो, सारे सॉल्व करने हैं, है ना? हो गया वो चैप्टर कंप्लीट। ये दूसरा चैप्टर है ये। मॉलिक्यूलर लेवल पे सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कोई भी कंटेनर में लिक्विड है और हम यहाँ 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं? एक मॉलिक्यूल लिया हमने लिक्विड के अंदर, इनसाइड द लिक्विड। एक मॉलिक्यूल कहाँ लिया हमने? लिक्विड के अंदर। इसका रेंज में कितना मिला? ये आर हो गया और उससे एक स्फीयर बना दिया। इसको नाम देते हैं मॉलिक्यूल ए। कंसिडर 3 molecules A, B, C
अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मॉलिक्यूल ए। क्या आपको नहीं लगता है कि मॉलिक्यूल ए, ये पहली बात तो कहाँ है, इनसाइड द लिक्विड। क्या मॉलिक्यूल ए ऑल डायरेक्शन से सेम टाइप का उसको अट्रैक्शन मिलेगा? क्यों मिलेगा सेम टाइप का अट्रैक्शन, बताओ? क्योंकि इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाई, ये जो बनाया मैंने, क्या बनाया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सेम टाइप के ही फोर्सेस लगे, क्योंकि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सिर्फ वाटर की मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल को सब तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑल डायरेक्शन से सेम का फोर्स लग रहा है, सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऑल डायरेक्शन से सेम अमाउंट का फोर्स लगेगा तो वो फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन ए इज 0। उसका रीजन क्या है, सेम टाइप ऑफ फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब आते हैं मॉलिक्यूल भी, एक और मॉलिक्यूल लिया हमने, वो मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं सरफेस फिल्म में। कहाँ पे ले रहा हूं मैं, सरफेस फिल्म में। अब एक और मॉलिक्यूल में जो लेने वाला हूँ वो मैं कहाँ ले रहा हूँ, सरफेस फिल्म में मैं एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर सरफेस फिल्म क्या है, मॉलिक्यूल भी ये हमने कहा लिया, सरफेस फिल्म में ये रहा, दैट इज मॉलिक्यूल बी। ये सरफेस फिल्म क्या है, दैट इज लेयर ऑफ सरफेस। अब लेयर ऑफ सरफेस, एक तो होता है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब क्या हो गया, टॉप लेयर। फ्री सरफेस बोल रहा हूँ मतलब, हाँ, ये हो गया तुम्हारे, ये लिक्विड सरफेस जिसको बोल सकते हैं, जो लिक्विड का टॉप लेयर हो गया ना, लिक्विड सरफेस ऊपर वाला। एक बोलता हूँ मैं लेयर ऑफ सरफेस, मतलब उसका हम कितना मोटा लेयर ले रहे हैं। ठीक है, लिक्विड सरफेस तो ये वाला, ये लिक्विड सरफेस, ये क्या हो जाएगा उसका लेयर। अब ये लेयर जो होगा, हम जो ले रहे हैं है ना, जिसमें आपके 2-3 लेयर्स भी हो सकती है, जो ये लेयर हम जो ले रहे हैं उसका थिकनेस किसके इक्वल होना चाहिए, मॉलिक्यूलर रेंज के। किसके इक्वल हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल अगर थिकनेस है तो उस सरफेस ऑफ, उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस फिल्म। क्या बोलेंगे उसको हम, सरफेस। समझ में आ रहा है, तो फ्री सरफेस समझ में आ रहा है, जो ऊपर से जो टॉप पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है। अगर वो एक सरफेस को, अगर हम एक छोटा, एक थिकनेस, इतना थिकनेस ऑफ ले रही है, इतना थिकनेस ले वाला, इतना थिकनेस वाला लेयर लिया, तो ये थिकनेस ऑफ लेयर वाला जो है, ये इसका थिकनेस किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल अगर है। तो इस फर्स्ट थिकनेस, ये जो दिख रहा है हमारे को, ये जो फर्स्ट लेयर है, जो सरफेस की लेयर है, उस सरफेस की लेयर जिसकी थिकनेस किसके इक्वल हो, मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिल्म। क्या बोलते हैं उसको, तो याद रखेंगे मॉलिक्यूलर बी कहाँ रखा है हमने, एट सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म का मतलब क्या है, लेयर ऑफ लिक्विड सरफेस whose thickness is equal to, whose thickness is equal to molecular range, molecular range। क्लियर हो गया यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन? और ये रहा हमारे पास में आर दिया है, ये बन गया इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको एक चीज नोटिस हो रहा होगा, ये व्यू पॉइंट, ये रेंज है ना आर से आर, ये रहा, ठीक है, तो ये भी हमारा रेंज यहाँ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन गया। तो यहाँ से अगर ये भी आर है, अगर मैं यहाँ कोई मॉलिक्यूल लेता हूँ तो ऑब्वियस बात है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कुछ, ये रेडियस आर है, यहाँ से लूंगा तो ये देखिए कुछ पार्ट तो ऊपर जाने वाला है। तो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आप क्या नोटिस कर रहे हैं, वाटर के साथ साथ में कौन है, एयर है। तो इसका लोअर हाफ जो है, लोअर हाफ में क्या है, ओनली वाटर। अपर हाफ में क्या है बताओ,
अपर हाफ में देखोगे तो क्या आने वाला है, वाटर प्लस एयर। और हमेशा याद रखो एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर जो है वो काफी कम होता है। एयर जो हमें अट्रैक्ट करे, एयर वाटर पे जो फोर्स लगाएगी वो कौन सा होगा बताओ, क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो, बोलो। थिकनेस, थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ थिकनेस जो है लिक्विड लेयर की जो थिकनेस है वो मॉलिक्यूलर रेंज की। तो T मतलब थिकनेस ऑफ द लेयर इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, तो मतलब मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लोअर हाफ में अब देखो ये एक चीज याद रखो, एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर इज फोर्स ड्यू टू एयर इज वेरी लेस। ये हमेशा याद रखो, इवन हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप सोचो लोअर हाफ में इतने वाटर की मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपर हाफ में इतने से ही वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिमेनिंग जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो एयर कर रही है, जिसका एडहेसिव फोर्स काफी कम है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से क्या सिनेरियो समझ में आया कि भाई नेट फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ हमें सिंपली हम अगर हमें बोलो तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नेट कोहेसिव फोर्स कहाँ लग रहा होगा, एयर वाला तो हम वेरी लेस मतलब उसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं, तो नेट कोहेसिव फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउन पर। एक और मॉलिक्यूल लिया हमने, मॉलिक्यूल नंबर सी। ये ले रहे हैं हम एफ लिक्विड सरफेस, और ये रहा हमारे पास में रेंज। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें अपने आप में सिर्फ एयर है और वाटर है, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है नेट फोर्स कहाँ लगने वाला है, एयर के एडहेसिव को तो हम वैसे भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, काफी कम है। इन शॉर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन से क्या मतलब आ रहा है कि वो जो सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स है उनको पुल किया जा रहा है, उनको खींचा जा रहा है। किधर खींचा जा रहा है, लिक्विड अपनी तरफ खींच रहे हैं। इंसान नीचे क्यों, मतलब यहाँ नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल कहाँ है, बाकी बचे हुए नीचे थे, तो उनके अपनी तरफ खींचे। तो इन जनरल बोलूंगा तो यहाँ पर इन लिक्विड इनको ये मॉलिक्यूल जो सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल थे या लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल थे बी और सी, उनको कहाँ खींचा जा रहा है, लिक्विड अपनी तरफ, जो इनर मॉलिक्यूल्स है उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। इनर मॉलिक्यूल इन बी और सी को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। इनके अलावा भी जो भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म और लिक्विड सरफेस पे है उनको कहाँ खींचा जा रहा है, नीचे की तरफ खींचा। उससे होगा क्या, जैसे मान लेते हैं कि आप लोग सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल हो, सरफेस कौन सा होगा बताओ, ये दिख रहे हैं तीनों, ये आगे, और ये वाली जो लास्ट जो बाहर वाले वो क्या है, सरफेस, वही सरफेस हुआ ना, ये इनर साइड। ये जो बाहर के मॉलिक्यूल जैसे ये वाले, ये तीनों हो गए, फिर इधर से ये चारों, उधर से ये आ रहे हैं, लास्ट वाली लाइन है जो ये लिक्विड सरफेस है। इनको तुम क्या कर रहे हो, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हो, अपनी तरफ खींच, अपनी तरफ क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। मान लो इसमें से ये उठ के यहाँ से नीचे अंदर चला गया, ये उठ के अंदर चला गया, उधर से बाहर एक दो अंदर आ गए, उससे होगा क्या, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक बार समझेंगे, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो कम हो जाएंगे, तो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये सुनो, तो उससे होगा क्या, अभी देखो उन्होंने सरफेस एरिया ज्यादा कवर किया हुआ है, फिर अब सरफेस एरिया कम हो जाएगा। एक चीज ये समझ में आया, और जो बचे हुए मॉलिक्यूल रहेंगे, अभी देखो कैसे आराम से बैठे हुए है ना। अब यहाँ पर अगर ये दो तीन मॉलिक्यूल अंदर कम हो जाए तो उनको इतने मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखना है, तो इनको कैसे खड़ा रहना पड़ेगा, इस तरह से खड़ा रहना पड़ेगा, या सुनो इनको कौन सी कंडीशन में रहना पड़ेगा, स्ट्रेच कंडीशन में। मतलब सरफेस कौन सी कंडीशन में है, स्ट्रेच कंडीशन में। सरफेस किस पे है, टेंशन में है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रेच, इलास्टिक, खींचा हुआ इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। ये सुनो, तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होने का रीजन कोहेसिव फोर्स। क्या है रीजन,
कोहेसिव फोर्स का मतलब समझ में आता है, सेम मॉलिक्यूल्स, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसने क्या किया, लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचा। अंदर के मॉलिक्यूल के साथ चेंज हुआ नहीं, क्योंकि उनमें जो फॉर डायरेक्शन से सेम फोर्स लग रहा था। लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे वो क्या रहा था, कोहेसिव फोर्स लिक्विड की तरफ लग रहा था, लिक्विड के इनर मॉलिक्यूल की तरफ लग रहा था, तो सरफेस के मॉलिक्यूल को अंदर खींचा गया, उससे सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हुए। सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हुए मतलब सरफेस एरिया कम हुआ। इसीलिए जो बचे हुए मॉलिक्यूल थे वो किसकी तरफ बिहेव करने लगे, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, मतलब स्ट्रेच कंडीशन में। तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल को किसी कंडीशन में रहे, क्योंकि उनको होल्ड तो करना है इतने मॉलिक्यूल को। अब तुम ये तुम्हारे मत पे समझो बाउंड्री है, इनको तुम्हें होल्ड करना है, तो तुम अंदर भेज दो चार लोग और अंदर चले गए, बचे हुए लोगों को तुम्हें होल्ड करके रखना है, तुमको ऐसा खींचा हुआ रहना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके बीच में भी तो अट्रैक्शन हो रहा होगा ना, तो वो अट्रैक्शन की वजह से इधर से अट्रैक्ट, अब ये दूर है, कम मॉलिक्यूल है, तो वो किससे रहेंगे, ऐसे खींचो भाई, ये हाथ दो पकड़, एक हाथ दो पकड़, स्ट्रेच कंडीशन, ऐसा एकदम आराम से बैठे हुए थे। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम था, तो वो क्या हो रहा है कि उनको स्ट्रेच कंडीशन में नहीं रहना पड़ रहा है। अब अट्रैक्शन लग रहा है, ये बीच में से हट गया, तो क्या होना पड़ेगा, इसको इस तरह से रहना पड़ेगा, इधर से ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये खींचा हुआ होगा इस तरह से। क्लियर हो गया यहाँ पे, सरफेस एरिया क्यों कम हुआ वो भी समझ में आया। तो अब क्या प्रोसेस, यहाँ क्लैरिटी आई हमें। लिखते जाओ अभी। Surface under tension is known as surface tension. रेंज है वो टी के बराबर नहीं है, टी के बराबर ही है ना, ये देखो वो भी सरफेस पे नहीं हुआ, सी तो उल्टा लिक्विड सरफेस पे, तो सरफेस फिल्म में तो वही है, लिक्विड सरफेस तो सरफेस फिल्म के अंदर ही आ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे ब्रॉड को बोलते हैं सरफेस फिल्म। सिर्फ टॉप लेयर को देख रहे हो तो वो उसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं। पहले ऊपर की टॉप जो लाइन है, ये टॉप लाइन इज द फ्री सरफेस, और ये जो थिकनेस है, ये इतना मोटा लेयर जो लिया है, ये मोटा लेयर इज नॉन एज द सरफेस।
वो पानी के टॉप लेयर के नीचे ही रहता है कि कोई भी लेवल पे नहीं रे, पानी के टॉप लेयर तो सरफेस बोला है ना। हाँ लिक्विड के सरफेस की थिकनेस, सरफेस की थिकनेस, जो सरफेस की थिकनेस को अगर हम मॉलिक्यूलर एज के इक्वल लें तो उस थिकनेस को, उस थिक लेयर को हम बोलते हैं सरफेस। उस थिक लेयर को हम क्या बोलते हैं? सरफेस। मैंने आपको जो एक वो क्वेश्चन कराया था, एक केस लिखा था मैंने पाइप वाला, स्प्रे पंप वाला जो क्वेश्चन कराया था वो एडवांस 2026 की क्वेश्चन थी, उसको मैंने केस के फॉर्म में करवा दी है। तो आपने मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा बर्नौली में जो हमने स्प्रे पंप वाला उसका जो रिजल्ट हमने निकाला था वही उसका आंसर है। एक वेंचुरीमीटर वाला जो पार्ट है, याद है आपने वो वेंचुरीमीटर वाला? उसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया था। अब उसी केस में जनरल कर देते उसका। पिटोट में नहीं लिया था मैंने, पिटो वाले में जनरल नहीं लिया था, वेंचुरीमीटर में शायद मैंने वो जनरल और काफी लिए अप्रोक्सीमेशन ले लिया था। उस केस नंबर 2 में आओ। केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 के अंदर उसको अपन जनरलाइज कर देते, मैंने स्पेशल केस कर लिया था उसको, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन ले लिया था। ये ऐसा था वो केस 2। ये हाइट हमने HM लिया था। एक्चुअली में ये 0.1 ये रहा, 0.2 ये रहा। हमने बोला था ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर हमने प्रेशर P1 दे दिया, दिखा दिया, पर एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक भी हाइट है ना, तो ये प्रेशर में चेंज होगा। हमने माना था ये प्रेशर चेंज बहुत कम है, तो उसको हमने ये P1 है तो इसको भी P1 मान लिया। हमें इस पॉइंट का निकालना है, तो एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट दिखा दो y। तो ये जो आपका आपने जो P1 माइनस P2 लिखा था ना, तो सीधा रो m इंटू जी इंटू एच एम लिख दिया था। इसको अभी क्या करो, आप निकालोगे तो ये डेटम लाइन होगी तुम्हारी, ये तुम्हारा ए पॉइंट हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ बी पॉइंट। अगर उससे अगर अपन करते, ये लिख दिया सब लोगों ने, तो प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर एट बी पॉइंट। तो ए पॉइंट ये तो लिक्विड क्या, इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी रो एम था, तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, देखिए P1 प्लस यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना, रो इंटू जी इंटू वाई प्लस एच एम। और इधर क्या होगा, प्रेशर एट बी पॉइंट, प्रेशर एट 2 पॉइंट प्लस ये रो वाले लिक्विड की वजह से आ रहा है, प्लस रो इंटू जी इंटू वाई प्लस ये रो एम की वजह से रो एम इंटू जी इंटू एच। तो रो जी वाई से रो जी वाई कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो एम माइनस रो आएगा। क्या आएगा, रो एम माइनस रो। मैंने आई थिंक सीधा रो जी एच लिख दिया था, हमने माना था कि ये वाली हाइट की वजह से प्रेशर का डिफरेंस काफी कम होगा। तो इसको जो तुम है इसको रो एम माइनस रो कर, रो एम लिखा था उसको रो एम माइनस रो कर, सिर्फ वापिस डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत। रो एम उसी में चेंज कर दो, वही जनरल करना है। उसमें मैंने जो P1 माइनस P2 रो एम इंटू जी इंटू एच लिखा था उसको रो एम माइनस रो कर दो। वेंचुरीमीटर केस 2, हाँ, P1 माइनस P2 को रो एम जी इंटू एच एम लिखा था, उसको रो एम को कट करके क्या लिख दो, रो एम माइनस रो, रो एम माइनस रो। क्लियर? क्या कर दो उसको, रो एम माइनस रो इंटू रो जी क्यों लिखा है, रो एम माइनस रो जी इंटू एच। क्या लिखा है तो अच्छा, तो एच एम इंटू जी, ठीक है, ये क्लियर है। P1 माइनस P2 और लास्ट फाइनल आंसर में भी क्या चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वहां भी रो एम अपन रो था, तो रो एम की जगह पे रो एम माइनस रो अपॉन रो जी एच
ये 2GH अपॉन A1/A2 का होल स्क्वायर माइनस। तो सिंपल है, जहाँ ρm लिखा है वहाँ ρm माइनस रो कर दो बस। कर दिया आपने, दो जगह भी होगा, एक तो फाइनल आंसर में और हाँ डिस्चार्ज में। डिस्चार्ज में तो बड़ी हाँ इससे ही था। बस बाकी कहीं क्लियर। वो पीटो ट्यूब में हमने ऐसे किया है, उधर मैंने अप्रोक्सीमेशन, ये एचसीवी में क्वेश्चन दिया था उसी का मैंने बनाया, तो एचसीवी में वहाँ अप्रोक्सीमेशन लेके कर लिया था, तो वो अप्रोक्सीमेशन भी मैंने लिख दिया। लेकिन अगर इन जनरल लिख देते तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो एक्यूरेट आंसर आएगा। वैसे उससे भी करते तो उसके आंसर नियर बाय आते, क्योंकि रो एम और रो में बहुत डिफरेंस है। रो एम और रो में, रो एम जो होगा वो 30 मर्क्यूरी होता है जनरली, 13200, ये 1000, तो डिफरेंस जो है वो आएगा 12,000 के आसपास, इधर 13,000। रूट लोगे तो फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं, इसलिए आजू बाजू में। लेकिन एक्यूरेट लिखवा दिया है मैंने, इन केस कभी इस तरह से फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ जाए तो भी कर सकते। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बढ़ो आगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। अब यहाँ एक नोट और लिख देते हैं, ये एक तरीका और है इसके अलावा भी सरफेस टेंशन को और अच्छे से समझने का। लेकिन क्या हो रहा है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल, जो भी बचे हुए सरफेस के मॉलिक्यूल है, क्या वो अपने आप को होल्ड करके रख रहे हैं सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में? भाई वो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, ये मान लो ये रुका हुआ है बंदा बेचारा, ये अंदर जाने की जगह ही नहीं है, जितने को खींचना है खींच लिया। जो बचे हुए हैं फिर भी अंदर की तरफ तो क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है, उसको बुला रहे हैं आप लोग पीछे की यहाँ जा, लेकिन ये रुका हुआ है आगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपने मन से लड़ रहा है कि यार मुझे पीछे बुला रहे और मैं यहाँ पे रुका हूँ, ये वर्क डन कर रहा है। तो वही वर्क डन उसके अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है, कि भाई वही वर्क डन उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर है। मान लो सारे लड़कियां इसको बुला रही है, पीछे आ जाएंगी, पीछे आ जाएंगी, लेकिन जो है मीत अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, कि रोक के रखा हुआ नहीं यार मुझे फर्स्ट बेंच पे ही बैठना है। वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी किस, वो जो वर्क डन ये कर रहा है, मन से जो झगड़ रहा है, किसके अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है? कोहेसिव फोर्स पे, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में काम कर रहा है। वो वर्क डन उसके अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है, और उसी एनर्जी को हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? अगर मैं आपसे पूछूं क्या एनर्जी किसके पास जा रहा है, तो आप बोलोगे इनर मॉलिक्यूलर के कंपैरिजन में इसके पास एनर्जी जो कि ये किससे लड़के बैठा हुआ है, सरफेस टेंशन। या सुनो, सबके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं कि भाई जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। या सुनो, हमेशा याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सबके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स से भी क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में काम करके रुके हुए हैं, तो इनके पास एनर्जी ज्यादा होगी। यस और नो? तो अगर मैं बोलूं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनर मॉलिक्यूल, तो कोई बुराई है क्या? क्लियर है यहाँ पे? और क्यों ज्यादा है? बिकॉज सरफेस मॉलिक्यूल हैव एडिशनल एनर्जी which known as सरफेस एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम? सरफेस एनर्जी।
क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एक चीज और, एक पर्सपेक्टिव और आया हमारे पास इस तरह से पॉइंट की वन। तो इसका मतलब पोटेंशियल, इसके बाद देखो इनके पास एनर्जी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जिनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है वो कौन सी कंडीशन में होते हैं? अनस्टेबल। कौन सी कंडीशन में है? ये अनस्टेबल है। सरफेस के मॉलिक्यूल क्या है? ये हरदम कोशिश करेंगे कि मैं कहाँ जाऊँ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाऊँ और अपनी एनर्जी को क्या करूँ, कम कर दूँ, है ना? जितनी कम एनर्जी होंगी उतनी क्या होंगे, होंगे स्टेबल। ठीक है, दैट्स व्हाई बहुत गहरी बात लिख दी है मैंने। सरफेस टेंशन का एक और रीजन, जैसे हमने बोला सरफेस की मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, तो वह लिक्विड चाहता है कि यार मेरे सरफेस पे सब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा वाले हैं, मतलब पूरा ही सरफेस किसमें है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इतनी ज्यादा एनर्जी है कि पूरा सरफेस ही अनस्टेबल कंडीशन में, तो लिक्विड चाहता है कि यार थोड़ी बहुत तो सरफेस स्टेबिलिटी आए। तो इसलिए लिक्विड हमेशा क्या करता है कि भाई जो मॉलिक्यूल अंदर जगह मिल रही है उनको अंदर की तरफ फिट करने की कोशिश करता है, ताकि सरफेस पे जो है पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी क्या हो जाए, कम हो जाए, पर वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो सुनो, ये एक और एक्सप्लेनेशन है सरफेस टेंशन कि क्यों मॉलिक्यूल अंदर गए, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा थी अदर मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में। और लिक्विड इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, लिक्विड सरफेस इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, वो कोशिश करता है कि वो सरफेस पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या रहे, कम ही रहे, ताकि जो है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे क्या रहे, मिनिमम। और मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे तो सरफेस एरिया बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, क्लियर है? यहाँ तक क्लैरिटी आई? ये कुछ थियरी सरफेस टेंशन के रिलेटेड। ठीक, अब आते हैं हम लोग, देयर आर मेनी मल्टीपल एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल तो मैंने आपको बताई थी कि जब बाल गीले होते हैं तो क्यों चिपकते रहते हैं। सेम हम ब्रश करते हैं तो उस केस में भी आप देखो कि वो टूथब्रश जो है उसको पानी में डालो, देखो वो जो जितने भी हमारे वो जो थ्रेड्स है वो सब एक साथ में चिपक जाएंगे, क्लियर है? दूसरी चीज जो है, अगर आपने देखा होगा कि टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना? अभी इवन मॉस्किटो जो है एग देते हैं तो वो देखो वो वहां पे फ्लोट कर रहे हैं, जबकि वो बॉडी के अंदर लिक्विड के अंदर तो इमर्ज ही हुए। मॉस्किटो एग में क्या ही होगा बताओ कि वो लिक्विड के अंदर इमर्ज हो। यहाँ तो बॉइल फोर्स तो लगने वाला ही नहीं है। बॉइल फोर्स तो तब लगता है जब लिक्विड के अंदर कुछ बॉडी का इमर्ज हो, उस इमर्ज वॉल्यूम के वजह से जो है बॉइल फोर्स आता है। ये सुनो, तो यहाँ तो बॉइल फोर्स लग नहीं रहा है फिर भी फ्लोट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन।
उनके लिए लिक्विड का सरफेस इतना स्ट्रेच, जैसे हमारे लिए ग्राउंड है वैसे उनके लिए वो क्या हो गया है, लिक्विड का सरफेस। अब वही चीज आप देखो कि अगर दूध है हमारे या मिल्क का टी है, अगर वो ठंडी हो जाती है उसके बाद ये ऊपर लेयर बन जाती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सरफेस टेंशन। फिर वहाँ पे लेकिन देखो उसी को आप वापस से गर्म करो, वो लेयर हट जाएगी। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होना ही है। टेम्परेचर बढ़ना मतलब क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, और सरफेस टेंशन का मेन रीजन कौन है, कोहेसिव फोर्स। टेम्परेचर बढ़ा के आप किस पे हिट कर रहे हो, कोहेसिव फोर्स। जो लोग उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्यार है, हम लगा के उन मॉलिक्यूल्स के बीच के प्यार को कम करते हैं। अब जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स के बीच का प्यार कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सरफेस टेंशन भी कम हो गया। ये कपड़े को साफ करना होता है, उसके लिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट क्या कर रहा है बताओ, उस वाटर को और पतला करते जा रहे हैं, थिन करते जा रहे हैं ना। जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी चीजों की वो उतना थिक होते जाते हैं, ठीक है। अब वाटर को पतला करने का फायदा क्या है, और क्यों, उससे आपको कैसे पता चला वाटर पतला हो रहा है। हम देखो उस बकेट के अंदर डिटर्जेंट डालोगे तो उसका जितना लेवल था उससे ज्यादा लेवल हो जाएगा, वो झाग बन जाते हैं हमारे, उससे लेवल बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे सर लेवल बढ़ रहा है, बिल्कुल सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन जो है वो हमारे कम होगा, इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो डिटर्जेंट ने क्या किया, वाटर का सरफेस टेंशन कम किया, उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ा, उससे वो वाटर पतला हो पाया, मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो। तो जितना वाटर पतला होगा, अब हमारे कपड़े की रेशा अगर आप ध्यान से देखो इस तरह से, अब ये होल्स बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो अगर वाटर पतला होगा तो इन होल्स के अंदर आराम से घुस पाएगा, जो भी यहाँ डर्ट होगी उसको अच्छे से क्या कर पाएगा, क्लीन। बहुत गंदा दाग है, बहुत गंदा डर्ट है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको गर्म पानी में भिगोते हैं, गर्म पानी सर और डिटर्जेंट दोनों डालते हैं। तो देखो हॉट वाटर भी क्या करेगा, सरफेस टेंशन, टेम्परेचर बढ़ा, सरफेस टेंशन कम हुआ, वाटर पतला हुआ। हम और क्या कर रहे हैं उसको, डिटर्जेंट, वो भी क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन कम हो और पतला हुआ। तो दोनों मिला के कुल मिला के कर क्या रहे हैं, वाटर को इतना थिन कर रहे हैं, इतना पतला कर रहे हैं कि वो इन रेशियोज में, ये जो बीच में होल्स है इनमें वो आराम से एंटर करके वहां से डर्ट को क्लीन कर सके। क्लियर हो गया है, तो ये हमारे उसके पीछे का क्लियर। अब इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज जो है लिख देते हैं हम लोग, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। न्यूमेरिकल पॉइंट पे हम अगले लेक्चर में जाएंगे, तब तक जो है 2-3 थियरी पॉइंट है वो इसी में निपटा देते हैं आज। देख दीजिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सरफेस टेंशन। पहला लिखो, इट इज विच क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, अर्थात में लिखिए। स्केलर बोलो टेंसर बोलो दोनों का मतलब सेम, टेंसर बोलो या स्केलर बोलो, सारी टेंसर क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी ओनली, है ना। दूसरा लिखो, it depends on it is a scalar quantity, surface tension is a scalar quantity। जो भी लिख रहा हूँ सब किसके बारे में लिख रहा हूँ, so some important facts about surface tension ध्यान रखना, ताकि it वर्ड यूज हो रहा है तो कंफ्यूज ना हो। it is scalar quantity। दूसरी चीज लिखेंगे, ये किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ लिक्विड पे, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगी कि भाई हर लिक्विड में कोहेसिव फोर्स अलग अलग है, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड कर रही है। अगर सरफेस टेंशन, अगर कोहेसिव फोर्स बढ़ाओगे, ये लिख तो नीचे हमारे गरीब लैंग्वेज में, कोहेसिव फोर्स बढ़ा तो सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। मतलब उस केस में मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइट करके बैठे हुए हैं, मतलब वो थिक हो गया, मतलब ये समझ, जितना ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगा वो मॉलिक्यूल रोक के रखे हुए एक दूसरे, ठीक है। सरफेस टेंशन बढ़ा, उतना सरफेस एरिया मिनिमाइज होती जाए। ये वो वाटर पतला कैसे हुआ, ये समझ में आया भाई। अगर मान लो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो उतना ही है, सरफेस एरिया बढ़ेगा मतलब वो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, वो और जैसे क्या हो रहा है, पतला होते जा रहा है। तो सरफेस एरिया कम होगा तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के चिपक के साथ में रहेंगे, क्लियर है। तो वो चीज क्या हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, क्लियर। अब नेक्स्ट लिखो इसमें सेकेंड पॉइंट, भाई सरफेस टेंशन, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा, और एक ऐसा टेम्परेचर जिसका सरफेस टेंशन 0 हो जाए, क्या हो जाए,
उसको आप बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? तो लिख दो इसके अंदर, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। Surface tension decreases with rise in temperature. When surface tension becomes zero, it is called critical temperature. It is called critical temperature. अब surface tension impurities पे भी डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करता है? इम्प्योरिटीज। भाई इम्प्योरिटीज का भी रोल आएगा। भाई कुछ इम्प्योरिटीज डालने पे सरफेस टेंशन क्या होगा? कम, और कुछ में भी बढ़ सकता है, तो वो भी लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट हो गया। सरफेस टेंशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटीज एडेड टू द लिक्विड। Surface tension also depends on the impurities added to the liquid. इसमें आप सब पहला पॉइंट लिखिए, if impurity is completely soluble, then surface tension increases. अब completely soluble impurity में कौन आता है? सॉल्ट, नमक, NaCl है ना। तो इसका एग्जांपल लिख दीजिए NaCl। ये बड़ा एक दो बार ये सीईटी में पूछ लिया था, ठीक है। अभी ये थियोरेटिकल क्वेश्चन जनरली सीईटी और कभी कभार मेंस के असर से रीजन में पूछ। जनरली इम्प्योरिटीज डालने से सरफेस टेंशन कम होता है। ये पहली इम्प्योरिटी जो डालेंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और उसका एग्जांपल कौन है? NaCl। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है ना, एग्जांपल लिख देंगे NaCl इन वाटर, NaCl इन सॉल्ट इन वाटर जो है। सेकंड अभी सब पॉइंट लिखेंगे, इफ इम्प्योरिटीज इज पार्शियली सॉल्युबल, then surface tension decreases। अब surface tension डिक्रीज हुई है। और उसमें पार्शियली सॉल्युबल इम्प्योरिटी में एग्जांपल है डिटर्जेंट इन वाटर, And the next last one, अगर इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल है तो 100% सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। उसमें एग्जांपल में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज में कौन आते हैं? डस्ट। एग्जांपल आ रहा है डस्ट पार्टिकल। ठीक है। तो ये तो थियोरेटिकल पार्ट हमने इसका कवर कर लिया है। नाउ मैथमेटिकल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन पहले जानेंगे। मैथमेटिकल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन। क्लियर है? तो इसको देखते हैं हम अगले लेक्चर में। लेकिन ये रिपीट अगेन, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट खत्म करो। पूरा मॉड्यूल जो है वो सॉल्व करके, क्योंकि सॉल्विंग करोगे तो लॉजिक ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। और आप देखो हर कॉन्सेप्ट पे सिमिलर टाइप करेंगे, कॉन्सेप्ट भर के, इसमें कॉन्सेप्ट की कोई कमी नहीं इस चैप्टर में। ऐसा प्रॉपर्टी है। देखो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है वो प्रॉपर्टी में चेंज तो एक ही कि अगर कुछ मान लीजिए सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, उनके बीच में बॉन्ड और बढ़ा दिया, मतलब कोई फोर्स बढ़ रहा है। अगर कोई सी फोर्स बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है तुम्हारा?
जो है सरफेस टेंशन बढ़ेगा। तो NaCl डालने से शायद ऐसा हो रहा है, सॉल्ट डालने से वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन था, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन था, वो और बढ़ गया। इस वजह से कोहेसिव फोर्स बढ़ा, इस वजह से मतलब जो भी चीज आप डालोगे उससे कोहेसिव फोर्स पे जो इम्पैक्ट होगा वो सरफेस टेंशन पे इम्पैक्ट करेगा। जैसे डिटर्जेंट डाला तो उसने कोहेसिव में क्या इम्पैक्ट करा, उसने कोहेसिव को कम कर दिया। सॉल्ट डाला तो उसने कोहेसिव को बढ़ाया। डर्ट डालेंगे